Hello students, so here we are with top 5 question from class 11th full syllabus test जो कि आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। इन 5 क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स का, 2 क्वेश्चन करेंगे केमिस्ट्री के और 2 क्वेश्चन करेंगे बायोलॉजी के। तो शुरू करते हैं विद द फिजिक्स। देखिए फिजिक्स में हमारा क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन वेज एबीसी ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है, सो जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, एक वेज है, उस पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास एम है। अब देखो इस वेज को इन्होंने एक एक्सेलरेशन दिया है ए टूवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, टूवर्ड्स द राइट साइड। अब ये बोल रहे हैं कि आप एक्सेलरेशन ए और इंक्लिनेशन एंगल थीटा में एक रिलेशन बताइए, जबकि ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, जो ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास एम है, वो स्टेशनरी रहे ऑन द वेज। इस तरह के सारे क्वेश्चन करने के लिए हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट है फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो जहाँ जहाँ पे फोर्स की बात आती है और फोर्स बैलेंस करने की बात आती है, हमको सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। उसके बाद अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज़ होगा सूडो फोर्स का, क्योंकि वेज है वो मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। ठीक है, जो हमारा वेज है वो एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है, लेकिन उस पर रखा हुआ जो ब्लॉक है, ठीक है, उस पर रखा हुआ जो ब्लॉक है उसको हमें स्टेशनरी रखना है। तो कोई ना कोई फोर्स होगा जो उसको स्टेशनरी रखने में हेल्प करेगा, और वो कॉन्सेप्ट आता है सूडो फोर्स का। सूडो फोर्स एक अपोजिट फोर्स होता है, ठीक है, वो अपोजिट साइड एक्ट करेगा। ठीक है, सो देखो अपन को जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, उन्होंने कहा है कि जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी होना चाहिए, मतलब मूव करना नहीं चाहिए। तो जब कोई चीज़ में मूवमेंट नहीं होता है, फॉर नो मूवमेंट, उसके सारे फोर्स बैलेंस होते हैं। ठीक है, सारे के सारे फोर्स बैलेंस होते हैं। तो अब देखो सबसे पहले हम इसमें फोर्स फाइंड करेंगे कि इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो ये हमारा ब्लॉक है, उसका हम ये मान लेते हैं कि मास एम यहाँ पर है। अब देखो एक तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड साइड जो कि है एम जी। ठीक है, उसके बाद एक लगेगा उसमें सूडो फोर्स जो कि एक्सेलरेशन के अपोज में लगेगा, वो है एम ए। अब जब हम इन फोर्स के कंपोनेंट करेंगे तो एम जी को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, दैट इज़ एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। वहीं एम ए को भी हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एम ए कॉस थीटा और एम ए साइन थीटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये एंगल्स कैसे लिए। तो जिन जिन लोगों को ये एंगल लेने में प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले मैं उनके लिए एंगल बता देती हूँ कि एंगल्स कैसे लेने। हमें थीटा एक एंगल दिया हुआ है पहले से, ठीक है, थीटा जो है इंक्लिनेशन एंगल हमको दिया हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं, देखो ये एक लाइन है, उसके बाद हम इसके पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन हो गई। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए ये जो ट्राइंगल मतलब वेज की साइड है वो कैसे एक्ट करेगी, ये वाली जो वेज की साइड है वो एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी। तो कैसे होगा, देखो ऐसे ये। तो अब देखो हमने जो बचपन में ज्योमेट्री के रूल पढ़े उनके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। ठीक है, कुछ नाम होता है इसका, एंगल ऑन द सेम साइड करके, ठीक है, देख लेना। तो हमें बस याद रखना है कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो अब हमारा ये एंगल सेम हो गया। अब उसके बाद ये जो लाइन है ये हमने परपेंडिकुलरली खींची है, किसके, इस वाली लाइन के। तो ये जो पूरा एंगल हो गया ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो गया। तो अगर ये थीटा है तो बचा हुआ यहाँ 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला एंगल भी हमने 90 डिग्री बनाया है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो इससे हमको ये वाला थीटा और ये वाला थीटा पता चल गया। उसको हमने डायग्राम में कहाँ बनाया है, ये और ये। तो देखो जो अलोंग द एंगल वाला कंपोनेंट होता है उसको हम कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, कि दूसरे को साइन से करते हैं। तो एम ए के अलोंग द एंगल वाला कंपोनेंट हो गया हमारा एम ए कोस थीटा, और अपोजिट वाला हो गया एम ए साइन थीटा। और वैसा का वैसा हमने एम जी के साथ किया। उसके बाद एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, एम ब्लॉक के अपोजिशन में जो सरफेस फोर्स लगाएगी वो एक नॉर्मल फोर्स भी एक्ट करेगा। तो अब देखो मूवमेंट तो जो हमारा है, जो नॉर्मल फोर्स है वो एम जी कोस थीटा और एम ए साइन थीटा बैलेंस कर देंगे। तो देखो एन इक्वल टू एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। बाकी जो ये इंक्लिनेशन पे जो मूवमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे जो मूवमेंट होने वाला है
तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए हमें दो फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब एम ए कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, जैसे अगर आपका एक हाथ पकड़ के कोई इधर से खींच रहा है और आपका एक हाथ पकड़ के कोई इधर से खींच रहा है, तो अगर राइट साइड वाला ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा तो आप राइट साइड चले जाएंगे। लेकिन अगर दोनों साइड से बराबर फोर्स लगा के कोई आपको खींचेगा तो आप मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, आप मूवमेंट नहीं करेंगे। सो वैसे ही अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो गए तो इस ब्लॉक का मूवमेंट नहीं होगा। सो हमको यहाँ पे एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, मतलब दोनों को बराबर करना है। अब ये दोनों को हम अगर बराबर में पुट करेंगे तो देखो एम से एम तो कैंसिल हो जाना है, ठीक है, एम से एम जो है वो कैंसिल हो जाना है, बचा क्या, ए कॉस थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा। अब देखो ए इक्वल टू जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का रूल पढ़ा ही है 10th क्लास से, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो ए इक्वल टू हो गया हमारा जी टेन थीटा, ठीक है, ए इक्वल टू जी टेन थीटा। अब हमारा ऑप्शंस देखते हैं हम, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ए इक्वल टू जी टेन थीटा। सो ये हो गया हमारा राइट आंसर। सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोलॉजी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस वन इन ह्यूमन वन ऑफ द डॉटर सेल्स रिसीव्स। तो देखो जो मियोसिस वन होती है उससे हमें दो डॉटर सेल्स मिलती हैं, ठीक है, ये है मियोसिस वन की बात। फिर सेकंड वाली में क्या होता है कि फर्दर दो दो डॉटर सेल्स और बनती हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास बात हो रही है कि इन दो जो डॉटर सेल्स हैं उनमें से किसी एक के भी पास हो सकता है वन ऑफ द डॉटर सेल्स रिसीव ओनली मैटरनल क्रोमोसोम। तो ऐसा होता है क्या कि एक को मैटरनल मिला और एक को पैटर्नल मिला? तो देखो जो हमारी मियोसिस वन होती है उसके चार फेजेस होते हैं, ठीक है, प्रोफेस वन, मेटाफेस वन, एनाफेस वन एंड टीलोफेस वन। उसमें भी जो प्रोफेस होता है उसकी 5 स्टेज होती है, लेप्टोटीनी, जाइगोटीनी, पैकेटीनी, डिप्लोटीनी और डाइकाइनेसिस। और पैकेटीनी में होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन होता है और जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो एक तो बात हो गई हमारी रिकॉम्बिनेशन की, और दूसरी हमारी बात है मियोसिस वन जो होता है उसके पहले एस फेज कंप्लीट हो चुका होता है। तो एस फेज में क्या होता है, पेरेंटल डीएनए पूरा का पूरा रेप्लिकेट करता है, ठीक है, पेरेंटल डीएनए रेप्लिकेट करके आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाता है, ठीक है, जो कि है ना ऐसे एक एक सेल में मूव करती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। तो ऐसा नहीं होता कि एक सेल में पूरी मैटरनल जाएगी एक सेल में पैटर्नल जाएगी। और बात हमारे पास रिकॉम्बिनेशन की है ही, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा पूरी तरीके से गलत हो जाएगा कि ऐसा नहीं होता भाई कि एक जगह मैटरनल जाएगी और एक जगह पैटर्नल, ठीक है। अब बात है हमारे सेकेंड ऑप्शन की, अ मिक्सचर ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। तो देखो इस पे हम देख सकते हैं क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की बात हमने कर ली है, तो मिक्सचर ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम एक बार थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि नीट में हमको चूज़ करना है बेस्ट अमोंग दी फोर, मतलब कि चारों में से जो सबसे सही वाला ऑप्शन होगा। कभी कभी दो ऑप्शन भी हमको सही लगते हैं लेकिन उनमें से जो ज़्यादा सही है वो वाला चूज़ करना है, ठीक है। सो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज अ डिप्लॉइड सेल, ठीक है। तो डिप्लॉइड सेल में जो प्लॉइडी होती है वो होती है 2n होती है, और मियोसिस हम क्यों करवाते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, ताकि हम उसकी प्लॉइडी को हाफ कर सकते हैं, n कर सके, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिप्लॉइडी है वो रीस्टोर हो पाए, ठीक है। और देखो जो मियोसिस सेकेंड की बात है तो वो सिंपली एक माइटोटिक डिवीज़न जैसा होता है, उसमें कोई भी क्रोमोसोम नंबर का चेंज नहीं आता है। तो जो क्रोमोसोम नंबर का जो चेंज आता है वो मियोसिस वन में आता है, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि सेम नंबर रहेगा। उसके बाद फोर्थ है अ सिस्टर क्रोमेटिड फ्रॉम ईच क्रोमोसोम। तो देखो जो हमारा एनाफेज होता है, ठीक है, जो थर्ड फेज होता है एनाफेज, उसमें क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं। जो बीच में मेटाफेज में जो यहाँ पे इक्विटोरियल प्लेट बनती है ना, और जो यहाँ पे टेट्राड बना हुआ था, तो वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, वाइल जो सिस्टर क्रोमेटिड जो रहती है वो एक दूसरे से अटैच रहती है। तो सिस्टर क्रोमेटिड तो हमेशा अटैच ही रहेगी और सेम सेल में जाएगी, ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग सेल में मूव करेंगे। तो सिस्टर क्रोमेटिड फ्रॉम ईच क्रोमोसोम, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अ मिक्सचर ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स।
मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अ डायग्रामेटिक क्वेश्चन. सो चलो देखते हैं. स्टडी द गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट कौन कौन से है भाई? ए इज़ इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड बी इज़ अ ग्लैंड. ठीक है, तो देखो ए कहाँ दिया हुआ है? ये यहाँ पे. तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ए क्या है. तो देखो ए है हमारी लैक्टियल, ठीक है, जो कि एक लिम्फ वेसल है. और बी क्या है हमारी? क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन. ठीक है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन है. तो देखो लैक्टियल का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड. ठीक है, इसका फंक्शन हमने पढ़ा है. उसके बाद बी है क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन. तो ये एक ग्लैंड होती है क्या? ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है. ठीक है, देखो म्यूकोसा जो होता है, म्यूकोसा के मॉडिफिकेशन में 3 ग्लैंड्स होती है. देखो स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और एक होते हैं गॉबलेट सेल जो कि म्यूकस रिलीज करते हैं, और इंटेस्टाइन में होती है क्रिप्ट. ठीक है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन. ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है बहुत अच्छे से. म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन. म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमक जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई. तो ये जो ग्लैंड्स बोला है मतलब स्टमक में और क्रिप्ट, तो क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन भी एक ग्लैंड है. ठीक है, ये बात हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है. तो देखो दोनों ही जो स्टेटमेंट है ये सही है. तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड, बोथ 1 and 2. ठीक है, बोथ 1 and 2. तो चलिए अब हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस. ठीक है, तो केमिस्ट्री में हमारे पास क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X एंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y. दस X एंड Y आर. ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉलिन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं. ठीक है, टॉलिन की रिएक्शन Cl2 के साथ करवा रहे हैं 2 अलग अलग कंडीशन में. एक बार FeCl3 की प्रेजेंस में और एक बार लाइट की प्रेजेंस में. दोनों बार हमारे अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं X एंड Y. ठीक है, तो हमें उन दोनों प्रोडक्ट के नाम बताना है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें याद होनी चाहिए ये 2 रिएक्शंस. देखो ये है हमारा टॉलिन. ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH3. अब अगर हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और वही अगर Cl2 के साथ करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और रिएक्शन होगी साइड चेन क्लोरीनेशन. तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जो CH3 है हमारा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो या तो क्लोरीन पैरा पोजीशन पे लगेगा या ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा. तो पैरा क्लोरोटोलिन और ऑर्थो क्लोरोटोलिन बनेगा. वहीं अगर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम रिएक्शन करवाएंगे तो साइड चेन क्लोरीनेशन होगा. तो हमारी साइड चेन क्या है बेंजीन की? CH3. तो देखो पहले CH2Cl बनेगा, फर्दर फिर Cl2 बनेगा, एक और क्लोरीन जुड़ेगा, फिर एक और क्लोरीन जुड़ के फाइनली CCl3 बनेगा जिसको हम बोलेंगे ट्राईक्लोरोमिथाइल बेंजीन. ठीक है, 3 क्लोरीन है तो ट्राईक्लोरोमिथाइल बेंजीन. ठीक है, तो अब देखो हमारे 2 प्रोडक्ट का जो नाम है इस रिएक्शन से हमें पता चल गया. तो जब हम ऑप्शन देखेंगे तो देखो X बन रहा है हमारा बेंजल क्लोराइड जो कि नहीं बना है. इसमें X बन रहा है मेटा क्लोरोटोलिन, नहीं. तो जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो है ऑर्थो एंड पैरा, नॉट मेटा. ठीक है, तो हमें ध्यान देना है इस चीज़ पे. ठीक है, फिर बना है ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलिन. ठीक है, तो X तो हमारे यही बने. Y देख लेते हैं, Y बना है ट्राईक्लोरोमिथाइल बेंजीन. ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट एकदम यही बनेंगे. सो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3. So this is the last question of our top 5 question from class 11th full syllabus test. So the beans are cooked earlier in pressure cooker because 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ प्रेशर कुकर सॉफ्टन द बीन्स, एंड इंटरनल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट वाइल कुकिंग इन प्रेशर कुकर. तो देखो जो हमारा प्रेशर कुकर का जो प्रिंसिपल होता है काम करने का वो होता है बॉइलिंग पॉइंट का. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है एक्चुअली? बॉइलिंग पॉइंट होता है जब वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर जो भी उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है उसके बराबर हो जाए तब वो बॉईल करने लगेगा. ठीक है, तो जनरली क्या वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हो जाएगा उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे. अब प्रेशर कुकर में क्या होगा कि प्रेशर हमारा बढ़ रहा है. ठीक है, स्टीम बाहर नहीं निकल पा रही है तो प्रेशर हमारा बढ़ रहा है. तो प्रेशर बढ़ने की वजह से
बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो अब देखो, जब नॉर्मली हम ओपन वेसल में कुक करते हैं फूड, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वहाँ तक जाके एक लिमिट आ जाती है कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, पानी वेपराइज होने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रेशर कुकर में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री तक जनरली और बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो खाना होता है उसको ज़्यादा हीट मिलती है, लगभग 120 डिग्री, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल प्रेशर कुकर का। सो हमारा आंसर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। So guys, these are the some question from the class 11th full syllabus test. I hope you like it. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।